हम दोनों चेन्नई में 2 महीने पहले ही आए थे। मेरे पति सुनील का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। मेरे पास एमबीए की डिग्री थी, सो मुझे भी नौकरी मिलने में ज़्यादा दिक्कत ना आई। हमारे दोस्त अभी कम थे। यही सोचकर दिवाली के दूसरे दिन घर में ही पार्टी रख ली। अपने और सुनील के ऑफिस के कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया था। दिवाली के अगले दिन जब मैं शाम को दिए और फूलों से घर सजा रही थी तो सुनील बोले, सैली कितने दिए लगाओगी? घर सुंदर लग रहा है। तुम सुबह से काम कर रही हो, थक जाओगी। अभी तुम्हें तैयार भी तो होना है। मैंने सुनील की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, मैं क्यों, तुम भी तो मेरे साथ बराबरी से काम कर रहे हो। बस 10 मिनट और फिर तैयार होते हैं। हम तैयार हुए कि दोस्तों का आना शुरू हो गया। पहली बार घर में इतनी चहल पहल अच्छी लग रही थी। जब टेबल पर सूप, समोसे, पकोड़े रखे तो सब खुश होकर बोले, वाह, चेन्नई में ये सब खाने को मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाता है। फिर दौड़ चला बातों का, मिठाइयों का और नाच गाने का। सबने पार्टी को खूब एंजॉय किया। पार्टी में हमारे साथ थे सुनील के बॉस और उनकी पत्नी छाया। रात के 2 बजे पार्टी खत्म हुई। सभी दोस्त ने हमें इस पार्टी के लिए धन्यवाद दिया। दिन भर की थकान के बाद भी आंखों में नींद नहीं थी। मैं और सुनील बालकनी में बैठ गए बातें करने के लिए। खामोश रात और रंगीन जुगनुओं की चमक से चमकता शहर बहुत सुंदर लग रहा था। सुनील, एक बात गौर की तुमने कि तुम्हारे बॉस की बीवी कितनी चुप थी? ना तो वे खाना खाते समय कुछ बोली और ना खेलते समय। ऐसा लग रहा था जैसे एक मशीन की तरह सब कुछ कर रही है। वे सुंदर तो थी पर खुश नहीं लग रही थी। तुम भी ना सैली, यार वो बॉस की बीवी है, इतनी उछल कूद नहीं मचाएगी। बड़े लोग जूनियर सहकर्मियों से एक दूरी बनाकर चलते हैं। तुम्हारे बॉस तो बड़े जिंदा दिल है। तुमने देखा नहीं, वे डांस के समय अपनी बीवी को बड़े प्यार से देख रहे थे, पर मैडम का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। सुनील ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरे साथ डांस कर रही थी पर तुम्हारी नज़र, तुम उनको इतने गौर से क्यों देख रही थी? सुनील के मजाक से अनजान मैंने कहा, सुनील, मुझे कुछ टूटा सा लग रहा है। छोड़ो सैली, यदि तुम सही हो तो भी हमें क्या करना। अपनी धुन में मैं कह गई, नहीं सुनील, इसे नहीं छोड़ पाऊंगी। अब मुझे याद आया, छाया कॉलेज में मेरे साथ थी। वह मुझे बहुत पहचानी सी लग रही थी। सुनील को मनाते हुए मैंने आगे कहा, मुझे छाया से दोस्ती करनी है। यार, बॉस से दोस्ती बढ़ाने का एक ही मतलब होता है, चमचागिरी। छोड़ दो उस गुमसुम सी छाया को, प्लीज़ बस एक बार मिलवा दो। मैं वादा करती हूँ अगली बार छाया खुद मुझसे मिलना चाहेगी। तुम अपनी बात मनवाना जानती हो। चलो देखते हैं। सुबह के 4 बज गए हैं। उठो, सुबह ऑफिस भी जाना है। अगले शनिवार जब सुनील ऑफिस से आया तो बोला, मैडम आपका काम हो गया, बॉस तैयार हो गए हैं। रविवार को पहले फिल्म और फिर डिनर, ठीक है? ठीक नहीं, सुपर प्लान है। सुनील तुम बहुत अच्छे हो। सुनील ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। बोला, मैं जानता हूँ, असली खिलाड़ी कभी हारते नहीं। दुख का एक पल मेरे अंदर आया पर मैंने उसे झटक कर दूर किया और सुनील के लिए चाय बनाने चली गई। मैं शादी के पहले हमेशा बैडमिंटन खेलने की शौकीन रही हूँ। खेल के बाद तैराकी मुझे बहुत सुकून देती है। सूरत में तो वीकेंड में क्लब में जाती थी। यहाँ चेन्नई में ऐसी जगह अभी तक मिल नहीं पाई। अधिकतर क्लबों की मेंबरशिप बहुत महंगी है। अभी तो मुझे रविवार का इंतजार था। रविवार की शाम हम चारों मिले। आज मैंने मिलते ही सबसे पहले छाया को याद दिलाया। आपको याद नहीं, हम एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। उस दिन मुझे आपका चेहरा बहुत पहचाना सा लग रहा था, फिर बाद में याद आया। छाया ने खुश होते हुए कहा, जब पुराने दोस्त मिल गए हैं तो आप नहीं सैली, तुम ही अच्छा लगेगा। हम साथ में हंस दिए। जब तरुण ने ये सब सुना तो बोले, सैली आप छाया से दोस्ती कर ही लो, उसका भी मन लग जाएगा यहाँ। सुनील मेरी ओर देखकर मुस्कुरा पड़े। उनकी निगाहों ने कहा, जीत गई ना तुम। सिनेमा हॉल में मैं और छाया पास पास बैठे थे। एक समय आया जब स्क्रीन पर बलात्कार का सीन चल रहा था। नायिका चीख चिल्ला रही थी, रो रही थी, भाग रही थी, उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उस सीन ने मुझे दहला दिया। सुनील ने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। अचानक मेरी निगाह छाया की तरफ गई। उसने कसकर आंखें बंद की हुई थी। बस यही बात थी जो मुझे छाया के करीब लाई थी, इसलिए मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी। फिल्म के मध्यांतर में खाने के लिए स्नैक्स हम दोनों ही लाएंगे कहकर मैं छाया को अपने साथ बाहर ले आई। एक कोने में जाकर हम खड़े हुए। मैंने उससे कहा, जिस सीन को देखकर तुमने आंखें बंद की थी, उस काले घिनौने वक्त से मैं भी गुजर चुकी हूँ। बस
फर्क इतना है, तुम उस वक्त अकेली थी। मैं। छाया की आंखें भय से फैल गई। वह बोली, क्या बोल रही हो? तुम्हें देखकर तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम दर्द के उस दरिया से निकल कर आई हो। दर्द के दरिया को पार कर मैं भी आई हूँ छाया, पर उसके पानी से मेरे कपड़े आज भीगे नहीं हैं। तुम आज भी भीगी हो और कांप रही हो। हम दोनों भूल चुके थे कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या लेने आए हैं। हमारे सामने सुनील खड़ा था, हाथ में स्नैक्स की ट्रे लिए। वह जानता था उस समय यहाँ क्या बात हो रही है। वह सिर्फ इतना बोला, चलो फिल्म शुरू हो गई है। ताक झाक तो बुरी आदत है, पर क्या करूँ, आज तो मैंने भी वही किया। देखकर अच्छा लगा। छाया तरुण का हाथ थामे बैठी थी। इससे ज्यादा ध्यान देना तो ठीक नहीं था। मैंने अपना ध्यान फिल्म में लगा दिया। फिल्म खत्म होने के बाद रेस्टोरेंट में खाना खाते समय तरुण बोले, सुनील, ऑफिस के बाहर सर और आप कुछ नहीं चलेगा। यहाँ हम भी दोस्त हैं, छाया और सैली की तरह। खाना खाकर हम बाहर निकले, एक दूसरे से विदा ली। हम चारों खुश थे। हाँ, सबकी खुशी के कारण अलग अलग थे। अब मैं और छाया एक दो दिनों में हल्की फुल्की बातें कर लिया करते थे। तरुण ने आज एक साथ दो अच्छी खबरें दी। पहली, मुझे एक क्लब की सदस्यता तरुण ने दिलवा दी, जहां मेरे दोनों शौक पूरे हो जाएंगे। दूसरी तो इससे भी बड़ी थी। तरुण 2 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, तो छाया हमारे साथ रहना चाहती है। अगले दिन तरुण को सुनील ने एयरपोर्ट छोड़ा और छाया हमारे साथ घर आ गई। घर आते ही मैंने छाया से पूछा, कॉफी के साथ पॉपकॉर्न लोगी या भेल? उसने बच्चों की तरह कहा, दोनों। उसका ऐसे बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा। वह बोली, रुको, मैं भी आती हूँ, मिलकर बनाएंगे। सुनील अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थे। वे जानते थे स्वयं को हमें व्यस्त दिखाना ही सही होगा। छाया और मेरे हाथ में कॉफी थी। मैंने टीवी चला दिया, पर मैं जानती थी यहाँ चलना तो कुछ और ही है। बात मैंने शुरू की, क्या हुआ था? पहले तुम बोलो। शैली मुझ में बोलने की हिम्मत शायद तुम्हारे बाद ही आ पाए। अपने दोस्त को उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए मुझे उस गहरी खाई में फिर से जाना पड़ेगा। मन पक्का किया और मैंने बताना शुरू किया। उस शाम में मैं हमेशा की तरह बैडमिंटन खेलकर ड्रेसिंग रूम में गई। बाहर से मुझे पूल में जाना था। सब कुछ शायद पहले से ही सेट था। 2 लड़के बाहर घूम रहे थे, जिनको देखकर मैंने अनदेखा कर दिया। मैं रुककर आगे बोली, अंदर एक लड़का था जिसे ड्रेसिंग रूम में देखकर मैं चौंक गई। महिलाओं के चेंजिंग रूम में लड़का कैसे? यह ख्याल आया। मुझे देखते ही उसने मेरे पास आकर मुझे छूना चाहा। मैं बहुत घबरा गई, जोर से चिल्लाई और बाहर निकलने के लिए मुड़ी। उस जानवर ने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। बहुत छीना झपटी हुई। मैं घसीटते घसीटते दरवाजे तक आ भी गई। काश उस दिन दरवाजा खुल गया होता जो बाहर से बंद था। एक को मारपीट कर मैं शायद भाग जाती, मगर वक्त और इंसानियत सब शायद दरवाजे के बाहर ही छूट गए थे। बाहर वाले भी बारी बारी से अंदर आए। मेरे शरीर में संघर्ष की ताकत व होश सब कुछ खत्म हो गया था। उसी बेहोशी की हालत और रात के अंधेरे में वे मुझे मेरे घर के बाहर फेंक गए। उन दर्दनाक पलों को मैं फिर से भुगत रही हूँ। किसी को जीना सिखाने के लिए मम्मी पापा रात तक मेरे घर न आने पर और फोन बंद होने पर बहुत परेशान थे। वे दोनों मुझे ढूंढने बाहर निकले तो देखा घर के दरवाजे पर मैं बेहोश पड़ी थी। मुझे देखकर माँ भी बेहोश हो गई। 3 दिनों तक डॉक्टर आंटी हमारे घर में रही। वे 3 जानवर जिनको मैं जानती ही नहीं थी, उन्हें ढूंढना, मीडिया को मसाले के साथ सब कुछ परोसना मेरे भविष्य को बर्बाद करने जैसा ही था। मम्मी पापा और आंटी ने निर्णय लिया कि सब कुछ भुलाकर जीना ही बेहतर है, मगर इतना सब होने के बाद जीना इतना आसान भी नहीं। उन दर्दनाक यादों से खुद को अलग करना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। कहते हुए मैंने अपने आंसू पोंछे और छाया भी आंसू से भीग चुकी थी। सामने देखा, दरवाजे पर सुनील खड़े थे। हमें देखते हुए बोले, अब सो जाओ, रात के 3 बज रहे हैं, सुबह काम पर जाना है। उन्होंने कमरे की लाइट व टीवी बंद कर दिया। सोते सोते छाया बोली, इतना समझदार पति। शैली, तुम्हारे पति की जितनी तारीफ की जाए कम है। छाया, तरुण भी बहुत अच्छे हैं। बस इतना याद रखना कि यदि तुम उस सब से बाहर नहीं निकली तो जिंदगी का अतीत वर्तमान को भी काला कर देगा। तरुण महीने में 10 दिन बाहर रहते हैं, बहुत लोगों से मिलते भी होंगे। दोस्ती और प्रेम के बीच एक महीन सी दीवार ही होती है। पता नहीं कब वह दीवार टूट जाए। उससे पहले अपनी पीठ से अतीत की लाश को फेंक देना। सुबह नींद खुली। 9 बजे किचन की खटपट की आवाज थी। छाया हम तीनों के लिए नाश्ता बना रही थी।
और सुनील वही बैठे उससे बातें कर रहे थे। छाया मुझे सहज और खुश लगी। हम तीनों अपने काम पर चले गए। रात का खाना हम दोनों ने मिलकर बनाया। खाना खाकर कमरे में आते ही छाया बोली, इस सब के बाद तुम्हारे माता पिता ने क्या कहा? मैंने बोला तो था, माँ बेहोश हो गई थी। एक दिन मैं पलंग पर सो रही थी, पापा भी मेरे पास बैठे थे। माँ कुर्सी पर बैठी मेरे बाल सहला रही थी कि अचानक मैं रोने लगी और मेरे मुंह से निकला, मैं मैली हो गई हूँ। सचमुच मेरी इज्जत चली गई। सुनकर माँ को जैसे करंट लगा। शरीर को अपमानित करने के लिए किसी ने तुम पर जुल्म और ज्यादती की, उसको तुम अपना गुनाह कैसे मान सकती हो? तुम पर जुल्म हुआ है, वह भी अनजाने में। धोखे से औरत के मन और शरीर को ताड़ ताड़ करने वाले किस जालिम ने अपने गुनाह को औरत की इज्जत से जोड़ा? हम आज भी इन शब्दों को अपने पैरों की बेड़ियां बनाकर जी रहे हैं। माँ बोलते बोलते खड़ी हो गई। ये गुस्से से कांप रही थी और रो रही थी। पापा की आंखों में भी आंसू थे। वे बोले, बेटा तुम हमारी बहादुर बेटी हो। शरीर के घाव तो भर जाएंगे, पर उनको अपने मन में जगह मत देना। हम दोनों की जिंदगी और खुशी तेरे ही दिल में रहती है। कहते कहते मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ना जाने कितनी बार हम तीनों साथ साथ रोए थे। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, 2 महीने के लिए मैं मौसी के पास गई थी। जब वापस आई तो पापा के साथ खेलने भी जाती थी। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। गुस्से और नफरत से छाया बोली, मेरी तो माँ ने ही कहा था, यह क्या कर आई? खानदान के नाम पर कलंक। खुद की नहीं छोटी की भी सोचो। यह रोना धोना बंद करो, चुपचाप काम पर जाना शुरू करो। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तब से आज तक मेरे घाव खुले ही हैं और तीसते हैं, उन्हें भरने वाला कोई नहीं मिला। तरुण से भी यह सब छिपाकर शादी हुई, जो मुझे बहुत ग्लानि से भर देती है। क्या करती, माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाई। मैंने कहा, तुम्हारे पिता तो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? यह अपवित्र हो गई है। पापा ने मेरे सामने माँ को डांटते हुए कहा, इससे कह देना आज के बाद मंदिर में हाथ ना लगाए। मैं छाया के पास आ गई। मेरे कंधे पर सिर रखकर वह सिसकने लगी। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने कहा, पढ़े लिखे माता पिता ऐसे कैसे हो सकते हैं? उसने जो कहा वह बहुत सही बात थी। वह बोली, बच्चे को पालने के लिए दिल में प्रेम चाहिए, दिमाग के किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। छाया खुद को इतना परेशान मत करो। सुबह तरुण आ रहे हैं, तुम मुझसे एक वादा करो, वीकेंड में तुम मेरे साथ बैडमिंटन जरूर खेलोगी। उसकी आंखों ने मुझसे वादा किया और अगले दिन वह अपने घर चली गई। जब सुनील को मैंने उसके बारे में बताया तो सुनील बोले, शैली तुम छाया से कुछ मत पूछना, वह आज भी सदमे में है। जिस दिन वह खुद बात करे उस दिन उसे समझाना। रविवार की शाम छाया क्लब आई तो बोली, आज खेलना नहीं है, चलो ना बातें करते हैं। हम वही सीढ़ियों पर बैठ गए। छाया ने सीधे ही मुझसे सवाल किया, क्या सुनील यह सब जानते हैं? तुमने उन्हें यह सब कब बताया? शादी से पहले यह सब सुनील की माँ ने बताया था। सुनील ने मुझे हमारे किसी रिश्तेदार के घर देखा था। जब सुनील अपने माता पिता के साथ आए तो उनकी माँ ने कहा, हमें तो शैली बहुत पसंद है, आप चाहे तो हम अभी बात पक्की कर लेते हैं। माँ ने कहा, पहले मैं सुनील से अकेले में बात करना चाहती हूँ। माँ सुनील को अपने साथ अंदर कमरे में ले गई और उन्होंने मेरे साथ जो हुआ उन्हें सब बताया। फिर बोली, बेटा शादी करो या ना करो, पर यह बात अपने तक ही रखना, वरना हमारी बेटी की शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। उस दिन सुनील ने माँ के कंधे पर हाथ रख कर कहा था, माँ मेरी शिक्षा बेकार है। यदि मैं उस दर्द को नहीं समझ पाया, मुझे शैली से ही शादी करनी है। यह बात मेरे अलावा किसी और तक कभी नहीं जाएगी। सुनील मुझसे मिलने कमरे में आए। कमरे का माहौल बहुत गमहीन हो गया था। वे बस इतना ही कह पाए, शैली मेरा हाथ थामकर आज से जिंदगी शुरू करना। पीछे कुछ था ही नहीं, इसलिए कभी मुड़कर मत देखना। मेरी बात पूरी हुई और छाया बोल पड़ी, यही तो बात है, तरुण कुछ नहीं जानते, उनसे सब कुछ छिपाकर शादी तो करनी पड़ी, पर मेरा अपराध बोध मुझे कचोटता है। पर अब देर हो चुकी है छाया, यदि तरुण ने साथ रहने से मना कर दिया तो कोई बात नहीं, अपनी रिसर्च के लिए एक जिंदगी भी कम है, मैं फिर भी उसी में जुट जाऊंगी। शैली आज बताती हूँ उस दिन क्या हुआ था। उसने बहुत सहजता से कहना शुरू किया, मैं बॉटनी में रिसर्च किलर थी, सबसे ज्यादा फेलोशिप भी मुझे ही मिलती थी। काश जो नंबर 2 पर था मुझसे बहुत चिढ़ता था, वह शादीशुदा था। मुझसे पीछे रहने के अपमान का बदला उसने मुझे चोट पहुंचा कर लिया। एक दिन उसने मुझे फोन किया, कुछ जरूरी काम है, छुट्टी का दिन था। वह अकेला मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं वहां पहुंची तो अकेलेपन का फायदा उठाकर उसने मुझे बहुत मारा, गालियां दी और कहा,
आज के बाद तू उस लैब में नहीं आ पाएगी। यहाँ आने की सोच भी तेरे ख्वाब में नहीं आएगी। मेरे खिलाफ पुलिस केस करने की गलती मत करना। 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाएगी, फिर भी हो सकता है मैं यहाँ साबित कर दूँ कि तूने अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए हैं और तू एक बदचलन औरत है। वह दरिंदा जीत गया। मेरे परिवार की नज़र में मेरी इज्जत चली गई थी। 2 महीने के अंदर तरुण से मेरी शादी हो गई। वह दिन, पिता की नफरत, माँ का मुझसे ज़्यादा समाज और छोटी बहन की चिंता करना मुझे आज तक रुलाता है। घाव पर मरहम लगाने वाला कोई तो चाहिए। यहाँ तो घाव का नासूर बन गया जो आज हम दोनों की आंखों में आंसू नहीं थे। छाया उठ खड़ी हुई और बोली, चलो घर चलते हैं, तरुण को आज सब कुछ बताना है। मुझे छाया की चिंता हो रही थी। मैंने कहा, तरुण का जवाब जो भी हो, मैं और सुनील अब तुम्हारा परिवार है। तुम तरुण को अपनी बात बताने से पहले मेरे और सुनील के बारे में बता देना। तुम चाहो तो सुनील भी। तू चिंता मत कर, जो भी होगा उसका सामना करने की हिम्मत है मुझ में। मैं घर तो आ गई पर मेरा मन बहुत बेचैन था। सुबह भी उसका फ़ोन नहीं आया। सुनील काम पर चला गया। मैं घर में अकेली बैठी छाया के फ़ोन का इंतजार करने लगी। होली का अगला दिन शुरू हुआ। दोस्ती का यह सफ़र 5 महीने का रास्ता तय कर चुका था। क्या होगा, कहीं मेरे कारण छाया हमेशा के लिए अकेली ना हो जाए। वह चाहे जो कहे, अब तन्हा जीना आसान नहीं होगा। उसे भी तरुण के साथ की आदत पड़ चुकी थी। शाम के 5 बज गए। फ़ोन की घंटी बजी। देखा तरुण का फ़ोन है। मैंने डरते हुए फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो शैली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद छाया से जो बात हुई उसका एक शब्द भी याद नहीं। वैसे भी अब शब्दों का कोई महत्व नहीं था। एक खुशी का एहसास लगा। मेरा पूरा शरीर रोशनी से भर गया हो। मेरे कमज़ोर पलों में मेरा साथ मेरे परिवार व सुनील ने दिया था। आज किसी को मैंने हिम्मत दी और वह भी जिंदगी की दौड़ में जीत गया। छाया की जीत का एहसास मेरे लिए कुछ ऐसा था जैसे माँ को अपने बच्चे की जीत के लिए होता है। अगले दिन छाया और तरुण 2 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। जाते समय तरुण ने सुनील से कहा, सुनील, मंगलवार को होली की पार्टी का इंतजाम कर लेना। पार्टी हमारे घर पर होगी। सुनील ने कहा, तुम थके हुए आओगे, पार्टी हमारे घर पर रख लेते हैं। मैं और सैली सारा इंतजाम कर लेंगे। छाया ने कहा, नहीं सुनील, इस बार पार्टी हमारे घर होने दो। दीपक की रोशनी से उस रात तुम्हारा घर जगमगाया था। इस बार रंगों को हमारे घर आंगन में छिटकने दो। होली की पार्टी से घर लौटते समय मेरे और सुनील के मोबाइल पर एक संदेश आया, शैली, तुम्हारे माता पिता जैसा साहस और प्रेम हर माता पिता में हो तो तुम जैसी बेटियां ना जाने कितनी छाया को अंधेरों से खींच कर लाएगी और हर दर्द भरे दिल को अपना किनारा मिल ही जाएगा। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।